हेलो एवरीवन, दिस इज तनिषा चौधरी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पॉइंट। मैं आज सबका स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब वीडियो में। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारी इस चैप्टर का क्लास 12 का हमारा जो सेकंड चैप्टर है, आज इसमें हम अपना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको पढ़ना है कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि जो पॉपुलेशन में चेंज आता है उसके क्या घटक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया हमारा बर्थ यानी जन्म, डेथ मृत्यु, माइग्रेशन यानी प्रवास। ये हमारे वो वाले फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन चेंज को किसी भी एरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखते हैं द क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, द क्रूड बर्थ रेट is expressed as the number of live births in a year per thousand of population. It is calculated as CBR. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्रूड बर्थ रेट जो है वो एक्सप्रेस करा जाता है एज अ नंबर ऑफ कि लाइव बर्थ कितने हुए हैं। अभी हम जानते हैं जैसे इंडिया की हमारी सिचुएशन है, जैसा यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो यहाँ पे लोगों के बीच में एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है एंड जो खान पीन है, तो लाइव बर्थ से मतलब है कि बच्चे तो हुए हैं। अगर हम मान लें जैसे दिल्ली में अगर हम देखें कि एक हफ्ते में कम से कम 100 या 200 बच्चों ने जन्म लिया है, तो इन 100 या 200 बच्चों में से कितने बच्चे सरवाइव कर पाए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 100 में से 5 या 10 बच्चे जो है वो ना चाहते हुए एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब वीकनेस की वजह से या बहुत सारे रीजन होते हैं। तो लाइव बर्थ से यही मतलब है कि लाइव बर्थ का ये नहीं मतलब कि हम कैलकुलेट करने बैठेंगे कि कितने बच्चे जो है वो सरवाइव करे हैं पैदा होने के बाद पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज, इसका फॉर्मूला है BPR इक्वल्स टू BI इंटू पॉपुलेशन इंटू 1000, यानी बर्थ रेट जो है अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद अशोधित जन्म दर को प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है, यानी हमारे उस साल में या साल के मध्य में बीच में कितने बच्चे पैदा हुए एंड जो बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे अभी जी रहे हैं, जो 2-3 महीने या 6 महीने के हो चुके हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने सर्वाइव करा है, वो हमारा क्रूड बर्थ रेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब जैसे ही हमने क्रूड बर्थ रेट देखा कि इसमें क्या है, जितने भी बच्चे एक साल में या साल के बीच में किसी भी समय एक स्पेसिफिक टाइम में जन्म लिया है एंड वो सर्वाइव करे, वो हमने क्रूड बर्थ रेट में देखा। अब इसमें है क्रूड डेथ रेट की इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया, कि कितनी डेथ्स हुई है, कितने नंबर पे लोगों की मृत्यु हुई है। CDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि इस किसी भी रीजन में दिल्ली में एक तरीके से अगर माने तो कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इसका फॉर्मूला होता है CDR का D यानी डेथ, ठीक है, P अपॉन यानी पॉपुलेशन इंटू 1000। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम के लिए भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रूड डेथ रेट CDR किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने का एक सरल तरीका है। CDR को किसी भी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी विशेष में वर्ष में होने वाली मौतों की जनसंख्या के रूप में व्यक्त करा जाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब यहाँ एक बार समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्रूड डेथ रेट, जैसे D हो गया नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, ऐसे ही CBR का है कि वहाँ पे BI हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा, इससे पहले BI का मतलब है कि कितने बर्थ हुए पर ईयर में। तो हमको क्या करना है, बर्थ रेट को यानी कितने बर्थ हुए हैं, बर्थ को हमें डिवाइड कर देना है पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, एंड ऐसी डेथ अपॉन पॉपुलेशन
अपॉन 1000। ठीक है, यहाँ CDR अशोधित मृत्यु दर है, D का मतलब होता है मृत्यु की संख्या, कितने लोगों की मृत्यु हुई है प्रति वर्ष। ठीक है, P मतलब उस वर्ष की अनुमति मध्य के वर्ष में जितनी जनसंख्या है उसमें से कितने लोग मर गए हैं, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो हमने अपने बर्थ रेट और डेथ रेट तो एक तरीके से हमने जान लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? When people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and destination। यानी जब कोई व्यक्ति या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जिस स्थान से वह जाते हैं उसे मूल स्थान कहा जाता है, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, एक तरीके से एंड द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जिस प्लेस पे वो पहुंचे उसे डेस्टिनेशन बोला जाता है। जैसे अगर मेरे को दिल्ली से लेकर ट्रैवल करना है चंडीगढ़ तक, तो जो दिल्ली है वो मेरा क्या हो जाएगा? ओरिजिन प्लेस। ठीक है, एंड जो चंडीगढ़ है वो मेरा डेस्टिनेशन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है वो कैसे समझ सकते हैं हम माइग्रेशन को। ठीक है, तो माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। ठीक है, यानी हमारा जो प्रवास है, ठीक है, वो स्थायी होता है, अस्थायी होता है, मौसमी। अब जैसे 8 जुलाई को मेरी वीडियो शूट हो रही है, जैसे समर वेकेशन स्कूल स्टूडेंट्स का पड़ता है, तो उसमें क्या होता है हम देखने के लिए मिलता है, जैसे टूरिस्ट प्लेस जो है हमारे इंडिया के, जैसे मनाली, शिमला, कसौली, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन होती है क्योंकि गर्मियों उस टाइम पे क्या है दिल्ली में जुलाई में एंड जून में एकदम पीक पे होती है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरे क्लाइमेट का एंजॉय लेने के लिए वो दूसरे एरिया में जाते हैं। तो वो एक तरीके का हम उसको बोलते हैं कि टेम्परेरी माइग्रेशन भी हो सकता है एंड सीजनल माइग्रेशन भी हो सकता है, यानी जो वहाँ उस एरिया का जो प्रवास है, जो लोग प्रवास कर रहे हैं वो उनका अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे गए हैं, हमेशा के लिए नहीं गए हैं। ठीक है ना, इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू रूरल एरिया एंड अर्बन टू रूरल एरियाज। ठीक है, यानी जो लोग हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में एंड शहरी से शहरी क्षेत्रों और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। यानी अगर आप किसी एक सिटी के अंदर रह रहे हो, दिल्ली के अंदर रह रहे हो, तो दिल्ली से, जैसे अगर हम बोले वेस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली तक भी हो सकता है, या दिल्ली से बाहर, मैंने चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया, वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके, यानी जैसे लोग किसी भी रीजन की वजह से जो गांव से शहर में आते हैं, शहर से गांव में ट्रैवल करते हैं। अब ये है कि पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास का जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कारक यही है कि लोग नौकरी ढूंढने के लिए, ठीक है, बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, पीपल जो है वो माइग्रेट होते हैं बेटा एक रीजन से दूसरे रीजन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर चाहे वो जॉब में हो, एजुकेशन में हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं देयर आर 2 सेट्स ऑफ फैक्टर यार दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। अब हर चीज के हमारे नेगेटिव साइड्स भी होते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे, प्रवासन को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक। द पुश फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। यानी पुश फैक्टर, पुश को आपका मतलब समझ आ रहा है कि हम किसी चीज को धकेल रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। तो कोई भी जगह है अगर लोग क्या है वहां पे पुश फैक्टर है, यानी लोग वहां से भाग रहे हैं, तो वहां के बहुत सारे सेवरल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, यानी वहाँ पे पानी की कमी है या गंदगी रहती है किसी जगह में। ठीक है, खाने पीने को लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा है, हाइजीनिक तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी हमेशा पार्टीज के बीच में वॉरफेयर रहता है, लड़ाई रहती है।
ठीक है, कोई स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है। जब लोगों को लगता है कि ये पार्टी तो हमारे लिए काम नहीं कर रही है या फिर यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तो वो उस एरिया से मूव करना बेहतर समझते हैं। एंड अनप्लीजेंट क्लाइमेट ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोग जैसे समर वेकेशन होते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ का सीजन एंजॉय करने के लिए। नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि जापान में बहुत हमें देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक बार बार आता रहता है, तो वहाँ पे एक थ्रेट रहता है लाइफ को, ठीक है। एंड एपेडेमिक्स यानी कोई एक ऐसी, जैसे कोरोना टाइम था तो बीमारी थी, जैसे महामारी पड़ी थी, लोग क्या थे, शहरों से अपने गाँव में जा रहे थे, ठीक है, अपने घर वापस जा रहे थे। एंड सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या लोगों को लग रहा है कि यार अगर मैं इस रीजन में रह रहा हूँ तो यहाँ तो ऐसा है कि मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरी जाति के लोग, ठीक है, मेरी भाषा बोलने वाले लोग नहीं है, तो वो वहां से मूव करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। बेरोजगारी, खराब जीवन स्थिति, राजनीतिक उथल पुथल, अप्रिय जलवायु, ठीक है, कि उनके पसंद का मौसम नहीं है, उन्हें वहां का मौसम नहीं पसंद आ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूचाल आ गया और भूकंप हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गई, महामारी और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, ठीक है। पिछड़ेपन जैसे कारणों से पुश कारक मूल स्थान को कम आकर्षित बना देता है कि वहां पे लोग जो है, वहां से लोग भागने की कोशिश करते हैं, वहां पे लोग टिकना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब है हमारा पुल फैक्टर। अब एक तरीके से समझते हैं पुल को, तो पुश हमने समझ लिया कि अपने से दूर करता है, पुल यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है, एमएनसीज है, जैसे गुड़गांव आपका हो गया, नोएडा हो गई, तो वहाँ पे वो क्या करता है, लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, या लोग गाँव से लेके दिल्ली, गाँव से लेके शहरों में आते हैं अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। द पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, सी मोर प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी कोई भी एक बंदा जो है वहां से गया है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे, क्यों, क्योंकि उसने उस जगह को छोड़ा, उसे वहां पसंद नहीं आ रहा है, तो जिस जगह वो जाके रहा है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये ज्यादा अट्रैक्टिव होती है लोगों के लिए, ठीक है, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं, लिविंग कंडीशन, जैसे लोग अब्रॉड में स्टडीज करने चले जाते हैं, यूके, यूएसए, ठीक है, एंड पीस आती है लोगों को, एक तरीके से वहाँ पे सुख, ऐसा लोगों को लगता है कि एक तरीके से सुख है हमारे पास, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी, उनको अपनी लाइफ के लिए एक तरीके से थ्रेट नहीं रहता, डर नहीं रहता। एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, उनको वहाँ का क्लाइमेट भी सूट होता है, ठीक है। आकर्षण कारक जो है बेहतर रोजगार के अवसर और रहने की स्थिति, शांति और स्थिरता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और सुखद जलवायु जैसे कारणों से गंतव्य स्थान को मूल स्थान की तुलना में अधिक आकर्षक बनाते हैं, यानी कुछ भी रीजन की वजह से वो लोगों को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के रुझान। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। आज के टाइम पे एज अ 2027 जो पॉपुलेशन है अर्थ की, वो क्या हो गई है, 7 बिलियन हो गई है। इट इज द फर्स्ट सेंचुरी एडी, इट वाज बिलो अबव 90 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में एडी में कितनी थी ये, 300 मिलियन से भी हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो थी वो कम थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1750 में एट द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो ये पॉपुलेशन आपकी जो 300 मिलियन थी ये आपकी 550 मिलियन पे पहुंच गई। सन 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 550 मिलियन थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, वो एकदम से बढ़नी शुरू हो गई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है बेटा। मैं आपको थोड़ा इसका फिगर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं
ठीक है। जनसांख्यिकी एक संक्रमण, यानी एक तरीके से यहाँ पे ये स्टेज है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5 कि कैसे जो हमारी पॉपुलेशन है किन रीजंस की वजह से वो बढ़नी शुरू हुई, पहले कैसी थी, फिर बीच की सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में इसने बताया कि वो 500 मिलियन तक पहुंच गई, एंड अब क्या है वो एक तरीके से वो 7 बिलियन पे आ चुकी है। मिलियन और बिलियन में बहुत फर्क है, ठीक है। द डेमोग्राफिक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेज आ पॉपुलेशन अंडरगोज अ सोसाइटी, कि सोसाइटी में ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्री इंडस्ट्रियल टू एन इंडस्ट्रियल पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण से के होने से पहले लोग जिस तरीके से रहते थे, एक वो समय हो गया, उसके बाद औद्योगिकरण वाला हो गया, उसके बाद हमारा अब का ये स्टेज आ गया 19th सेंचुरी का या 18th सेंचुरी का, जब अब स्टेबिलिटी है एक तरीके से वर्ल्ड में, ठीक है। यानी जनसंख्यिकीय चक्र से तात्पर्य उन चरणों के अनुक्रम से है जिनसे एक जनसंख्या पूर्व औद्योगिक काल से औद्योगिक काल तक समाज संक्रमण के दौरान गुजरती। कि पहले तो एक तरीके से ये समझते गो विद द फ्लो हो रहा था, लोग जानवर खाते थे पकड़ के एंड या फिर फूल पत्ते खाते थे, फूल पत्ते पे सरवाइव करते थे, पौधों पे सरवाइव करते थे, ठीक है। उनके पास कुछ काम धंधा नहीं था करने के लिए, गुफाओं में रहते थे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। अब जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो बेचारे मर जाएंगे। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, चीजें सीखी हमने, ट्रेड करना सीखा, एक तरीके से और सिटीज के साथ हमने इंटरेक्शन करा, अपना रिलेशन बनाया। फिर हमने अपनी सर्वाइवल स्किल्स सीखी कि हमें अब आग कैसे लगानी है, चूल्हा कैसे चढ़ाना है, ठीक है। तेल खाना कैसे बनेगा, तेल के सहायता से खाना कैसे बनेगा, मिर्च मसालों से कैसे बनेगा, पहले तो कच्चा खा रहे थे। तो अब ऐसे कर करके क्या हुआ, इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो जैसे ही इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग का शुरू हुआ, मनुष्य ने जैसे ही एक तरीके से विकास करा, तो जो जनसंख्या वो है वो हमारी स्टेज टू स्टेज बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 3 स्टेजेस है एक तरीके से, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल, यहाँ पे आ गया है हमारा प्री इंडस्ट्रियल यानी पूर्व औद्योगिक, उसके बाद आ गया हमारा अर्ली इंडस्ट्रियल यानी प्रारंभिक औद्योगिक, उसके बाद आ गया हमारा मैच्योर इंडस्ट्रियल परिपक्व औद्योगिक यानी अब का जो हमारा टाइम चल रहा है। आइए इन स्टेज को हम अपने थोड़े डीप में समझते हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे से, ताकि आंसर राइटिंग में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट स्टेज जो है हमारा, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है लास्ट ईयर्स में, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका प्रथम चरण, इस चरण में क्या है आपका, इन द फर्स्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स आर हाई। अब इसमें क्या है, फर्टिलिटी रेट्स और मोर्टिलिटी रेट, यानी जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं यार। क्यों, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ उनके पास है नहीं, जस्ट अपनी जंगलों में वो जिंदगी गुजार रहे हैं बेचारे। अब पीपल हैव मोर चिल्ड्रन टू मेक अप फॉर डेथ कॉज्ड बाय द पैंडेमिक्स एंड अनस्टेबल फूड सप्लाई। अब लोग क्या है, वो क्या कर रहे हैं कि उनकी सोच एक तरीके से ऐसी हो गई, अच्छा हमारे इतने बच्चे मर गए, हमारी सोसाइटी में इतने लोग मर गए, अगर हमारी सोसाइटी में 10 लोग मर गए तो काम करते हैं 10 बच्चे और पैदा करते हैं, पॉपुलेशन को और बढ़ाते हैं, ठीक है। फॉर द डेथ कॉज बाय, अब चाहे वो महामारी से उनकी डेथ हुई हो, मृत्यु हुई हो, या फिर उनके अनस्टेबल फूड सप्लाई नहीं है एक तरीके से, ठीक है। उनके पास जो फूड का सोर्स है लिमिटेड क्या, उनके पास है ही नहीं, बहुत कम है उनके पास, तो भूखमरी से क्या हो रहा है, वो मर रहे हैं। प्रथम चरण में प्रजनन दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। महामारी और अस्थिर खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या है, जैसे अगर 10 लोग मर गए तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, तो अब उनको 10 बच्चे और पैदा करने होंगे, ठीक है। उसके बाद है इनका ड्यू टू द हाई मॉर्टेलिटी रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज ओवरऑल लो। उच्च नैतिकता के कारण कुल जनसंख्या वृद्धि कम है, यानी हाई मॉर्टेलिटी रेट है, एक तरीके से जो डेथ है चाहे वो किसी भी रीजन से है वो हो रही है, तो उस वजह से अभी भी जो बर्थ रेट है वो थोड़ा उनका कम ही चल रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, मोस्ट पीपल आर इलिटरेट विद लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जीवन प्रत्याशा कम है, यानी बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्यों, सैनिटेशन नहीं है, एक तरीके से गंदगी में रह रहे हैं, बेचारों को पता ही नहीं है, अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उनको दवाई कैसे देनी है, कैसा ट्रीट करना है, ठीक है। उनके पास एक तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी उनके पास अच्छी तकनीक नहीं है और वो अशिक्षित है, उन्हें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो अपने सामने बेचारे अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं, डेथ हो रही है, भूख के मारे हो रही है, ठीक है। एक तरीके से तो मतलब एक तरीके से ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं।
अब ये देखते हैं कि मोस्ट पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर मच इम्पोर्टेंस गिविंग टू लार्ज फैमिलीज। अब बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लार्ज फैमिली को, क्योंकि एक तरीके से देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बंदा मिलके नहीं कर सकता। हमारा एग्रीकल्चर का जो हमारा क्रॉप ग्रोइंग का प्रोसेस है, किसी भी फल समझ लेते हैं, सब्जी के बीज को उगाने का जो प्रोसेस है, सब्जी को उगाने का, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो एक जने से नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी खेती होती थी तो उस टाइम पे ज्यादा जने चाहिए होते थे काम करने के लिए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो फैमिली है वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं तथा बड़े परिवारों को अधिक महत्व दिया जाता है। 2000 साल पहले 200 years ago ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। 2000 साल पहले जो पूरा वर्ल्ड था, वर्ल्ड की जितनी भी हमारी कंट्रीज है वो सारी हमारी फर्स्ट स्टेज में आती हैं, यानी एक तरीके से प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में आती हैं। ठीक है, अब है हमारा सेकेंड स्टेज। ठीक है, एट द स्टार्ट, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो वहाँ टेबल में कुछ और पढ़ा है एंड यहाँ आपने कुछ और लिखा, वहाँ तो आपने इंडस्ट्रियल, प्री इंडस्ट्रियल, ठीक है, उद्योगी वगैरह करके ऐसा लिख दिया। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा, तो वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया एक तरीके से कि ये 3 हमारे स्टेज में डिवाइडेड है। प्री इंडस्ट्रियल, ठीक है, मिडल इंडस्ट्रियल एक तरीके से, आफ्टर इंडस्ट्रियल, ठीक है, उसके बाद है हमारा मैच्योर इंडस्ट्रियल जो एक तरीके से अब ये जो एरा चल रहा है। तो आपका जब ये अगर क्वेश्चन आएगा आंसर में तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज करके भी लिख सकते हो, या फिर आप उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेजों को मैंने किस हिसाब से डिवाइड करा, पूर्व औद्योगिक, प्रारंभिक औद्योगिक एंड परिपक्व औद्योगिक, आप ऐसे करके भी लिखते हो, क्योंकि अगर मैं सारी चीजों को एक साथ लिखती तो बहुत ज्यादा मैसेप हो जाती, आपको समझ नहीं आता। इसलिए मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट स्टेज बना दिया मैंने, इसको मैंने क्या करा फर्स्ट स्टेज लिख दिया, इसको मैंने सेकेंड स्टेज लिख दिया एंड इसको मैंने एक तरीके से थर्ड स्टेज लिख दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए कि मैम क्या कर दिया ये प्री इंडस्ट्रियल फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो आप एक तरीके से ये फ्लो चार्ट की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हो एंड आपको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज लिखना है तो आप वैसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ हमारी दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, यानी पूर्व औद्योगिकरण के बाद की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, at the start of the second stage fertility rates are high but gradually decrease over time। कि fertility rate हो रहा है यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन वो कम भी हो रहे हैं, यानी बच्चे मर भी जा रहे हैं। दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन दर उचित है लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। मोर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप ड्यू टू बेटर सैनिटेशन एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन। अब लोगों ने इवॉल्व होना शुरू हुआ है, अब लोग साफ स्वच्छ तरीके से रहने लगे हैं, टेक्नोलॉजी तकनीक सीख गए हैं। ठीक है, उनको दवाइयों के बारे में पता लग गया, बीमारियों के बारे में उन्हें पता लग गया, इलाज पता कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, खाना बनाना, सर्वाइवल स्किल्स उन्होंने सीख लिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मोर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप, एकदम से क्या हो रहा है कि हमारा मृत्यु दर जो है वो एकदम से घट रहा है, क्योंकि अब उनके पास क्या है, बेहतर स्वच्छता है उनके पास और उन्नत स्वास्थ्य है उनके पास, इसलिए बेहतर स्वच्छता और उन्नत स्वास्थ्य स्थितियों के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड स्टेज में हमारा ये लास्ट स्टेज है। थर्ड स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। अंतिम चरण में प्रजनन और मृत्यु दोनों ही काफी गिरावट में आ जाते हैं। द पॉपुलेशन बिकम स्टेबल। अब एक तरीके से देखते हैं जो पॉपुलेशन है थोड़ी स्टेबल हो गई है। पॉपुलेशन खैर रैपिडली जो जनसंख्या वो एकदम बढ़ती ही जा रही है लेकिन थोड़ी स्टेबल हो गई है। ठीक है, ना ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत बच्चे मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, दोनों जो है नॉर्मल चल रहा है, बैलेंस है एक तरीके से डेथ रेट में और बर्थ रेट में। ठीक है, उसके बाद पीपल लिव मोस्टली इन अर्बन एरियाज आर लिटरेट एंड पोजेस हाई लेवल ऑफ नॉलेज इन टेक्नोलॉजी। यानी जो लोग, अधिकतर लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, साक्षर है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तर का ज्ञान रखते हैं। अब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज के बारे में जान रहे हैं, तो अब डेवलपमेंट हो रहा है। फैमिली इज नाउ कंट्रोलिंग द साइज ऑफ फैमिली। पीछे हमने क्या पढ़ा कि फैमिली जो है वो बड़ी है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों की जरूरत है, और क्योंकि पहले क्या है ना, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सोसाइटी नहीं थी, सरकार नहीं थी, उन्हें गवर्न करने वाला कोई नहीं था, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे जानवरों को देखते ना हम, हाथी हो गए, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, वो एक तरीके से झुंड में रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि झुंड में हमें सिक्योरिटी मिलती है, थ्रेट जो है दुश्मन से
ठीक है, वो थोड़ा कम रहता है। तो ऐसे ही लोगों की भी थिंकिंग थी कि अगर फैमिली बड़ी होगी तो हमें कुछ डर नहीं रहेगा, किसी का थ्रेट नहीं रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, अब वो कह रहे फैमिली इज नाउ कंट्रोलिंग द साइज ऑफ फैमिली। अब परिवार के आकार को परिवार ही नियंत्रित कर रहा है, यानी हम दो एंड हमारे दो। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर। अब जनसंख्या जो है बहुत भयंकर लेवल से बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है, रिसोर्स क्या है, कम है, संसाधन हमारे पास कम है, लोग हमारे पास बहुत ज्यादा है। और ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें बहुत जरूरत है जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल करने की। तो इसके कुछ मेजर्स है, इसके कुछ उपाय है। एक तरीके से अगर हम देखें तो फैमिली प्लानिंग हो गई, इफेक्टिव मेजर्स हो गए एंड प्रिवेंटिव चेक्स। कि फैमिली प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग यानी डॉक्टर से कंसल्ट करो कि जैसे अभी एक बेबी हो गया तो दूसरा बेबी हम कब कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी है, किसी से आप कंसल्ट कर सकते हो यार। उसके बाद इफेक्टिव मेजर्स, यानी अगर हम एक तरीके से ये देखें कि जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जैसे लाइक कॉन्डम्स एंड आई पिल्स, उस पे क्या लगाना चाहिए हमको, उसका रेट बहुत हाई है। जो बंदा एक तरीके से 2 वक्त की रोटी या 3 वक्त का खाना, मजदूर लेबर क्लास, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कॉन्डम्स एंड आई पिल्स कैसे अफोर्ड करेगा। तो इनका जो रेट है हमें थोड़े गिरा देना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर किसी के घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हम हाई टैक्स लगाएंगे फैमिली पे। ठीक है, एंड जब हाई टैक्स लगेगा तो डर से जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, बेबी और रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, खुद ही बच्चे कम करेंगे। ठीक है, तो लोगों को हमें एक तरीके से क्या करना है, इफेक्टिव मेजर्स, यानी एक तरीके से हमें, बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, तो उन्हें हमें नॉलेज देनी है। थर्ड हमारा आ गया प्रिवेंटिव चेक्स। जैसे बेचारी गांव देहात की औरत है तो उन्हें प्रेगनेंसी एंड ऑल के बारे में छोटी एज में शादी हो जाती है, 21-22 साल के, तो उन्हें नहीं पता होता, या 18-19 की उम्र में मान लेते हैं हम, तो उन्हें नहीं पता रहता कि प्रेगनेंसी कब है, क्या है। तो अब क्या है, मान लो एक बच्चा हो गया, अब उसको दूसरा भी कंसीव हो गया, अब उसको पता ही नहीं कि मेरे को प्रेगनेंसी है क्या है। तो वो क्या है, जब बहुत टाइम हो जाएगा, जब उसको 4था-5वां महीना, जब उसे घर में सब बोलेंगे कि अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो, ये है वो है, तब जाके उसे पता लगेगा। और अब क्या है, अब वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकती। अब उसकी बच्चे की हेल्थ के एंड उसकी खुद की हेल्थ को एक तरीके से थ्रेट आ जाएगा कि अगर एक तरीके से माने कि अगर वो अबॉर्शन कराना चाहे तो वो अबॉर्शन नहीं करा सकती चाहते हुए भी। तो एक तरीके से हमें लेडीज को भी क्या करनी है, नॉलेज देनी है, इनिशिएटिव खोलना है, कैंप्स लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। जैसे है हमारा डेथ रेट, क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु की संख्या, कि एक साल में कितनी लोगों की मृत्यु हुई है। बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, कि एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है जो जिंदा है यार। ठीक है, उसके बाद हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग टेम्परेली और परमानेंटली इन द न्यू लोकेशन। प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या स्थायी रूप से बसने के इरादे से किए जाने वाला कार्य है। कि लोग चाहे वो थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं या वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जा तो रहे ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड जाके वहां पे फंस रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवास यानी माइग्रेशन। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं बच्चे। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, आप पुश फैक्टर, जो अपने से दूर भगाता है। पुश फैक्टर इन माइग्रेशन इज अ रीजन दैट फोर्सेस पीपल टू लीव देयर होम्स, कंट्री और रीजन, कि वो लोगों को अपने से दूर भगाता है। प्रवासन में एक धक्का कारक वही कारण है जो लोगों को अपने देश या क्षेत्र को छोड़ने में मजबूर कर देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुल फैक्टर, यानी पुल फैक्टर इन माइग्रेशन इज अ रीजन, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पानी की उपलब्धता होगी, ठीक है, उन्हें रहने के लिए अच्छा मिलेगा, साफ सुथरा एरिया मिलेगा। उसके बाद वो देखेंगे यहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, यहाँ पे तो नौकरी बहुत है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग रहेंगे। फिर वो देखेंगे यहाँ पे तो एजुकेशन फैसिलिटीज भी अच्छी है, वहाँ रहेंगे। फिर वो देखेंगे कि यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी है, तो वो वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके जो फैक्टर्स हो गए, ये अपनी तरफ क्या है, लोगों को, पीपल को, इंडिविजुअल को यानी मनुष्य को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हमारी न्यू वीडियो के लिए प्लीज कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।